बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का 15 वाक्य विचार। है नितिन रहा टीवी देख में कम देख। भी वाक्य जो यहाँ पे दिया है इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ऊपर है दिव्या के छत खड़ी। ठीक है, अब ये सीधा दिख रहा है साफ साफ कि दोनों ही वाक्य गलत है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में कई शब्द हैं, परंतु ये समझने में हमें कठिनाई हो रही है कि वक्ता जो बोलने वाला व्यक्ति है वो क्या कहना चाह रहा है। जब शब्दों का क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जाए कि उससे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए, तभी सही अर्थों में वाक्य कहलाएगा। जैसे नितिन कमरे में टीवी देख रहा है, जो करेक्ट, जो सही वाक्य है वो ये है, नितिन कमरे में टीवी देख रहा है। दिव्या छत के ऊपर खड़ी है। तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब शब्दों का सार्थक समूह होता क्या है? सार्थक समूह मतलब जो शब्द होते हैं, सार्थक मतलब उनका एक जो है वाक्यों का अर्थ बनना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो जो सार्थक समूह है वाक्यों का, उस शब्दों का, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आते हैं हम वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता तथा क्रिया का होना आवश्यक है। उसमें मतलब कर्ता भी हो, काम करने वाला भी हो, और वो क्या काम कर रहा है वो भी हो। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। पहला है उद्देश्य। लड़कियां बातें कर रही हैं, दादी माँ ने पूछा कि। इन वाक्यों में लड़कियां तथा दादी माँ के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय, छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में रो रहा है, तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये ही विधेय है। तो इस प्रकार उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। ध्यान दीजिए, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि होते हैं। ठीक है, कई बार एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है, जैसे ठीक, अच्छा, सुनो, देखो, क्या आदि। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार। लड़की हंस रही है, इसमें लड़की कौन है? उद्देश्य है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, बंदर उद्देश्य है। एक सुंदर लड़की हंस रही है, तो ये जो उद्देश्य है इसका विस्तार यहाँ पे हो गया, उद्देश्य का विस्तार। मोटा बंदर पेड़ पर कूद रहा है, मोटा बंदर, ये उद्देश्य का विस्तार है। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं, तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए मोटा शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार। अब विधेय का विस्तार कैसे होता है? विपुल भाग रहा है, ये विधेय है, भाग रहा है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है। मोर नाच रहा है, ठीक है। अब विपुल सड़क पर भाग रहा है, तो ये विधेय का विस्तार हो जाता है। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, ये भी विधेय का विस्तार हो जाता है। कभी विधेय अकेला आता है, तो कभी क्रिया विशेषण, कर्म आदि के साथ। तो पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है, और यही विधेय का विस्तार है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के निम्नलिखित दो आधार पर भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य की। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य
तथा एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े सुखाता है, ये उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया, ये सरल वाक्य हो गए। बच्चा पढ़ता है, ये उद्देश्य विधेय। पिताजी आ गए हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, नौकर चाय बनाकर लाए। ठीक है, ये हो गए सरल वाक्य। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। गीता गा रही है और निशांत नाच रही है। ठीक है, तो ये किस में आ गए? संयुक्त वाक्य में। इनको हम जॉइंट भी कह देते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, संयुक्त परिवार जुड़े हुए, इस तरह से दो वाक्य हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य पर तथा और से जुड़े हैं पर तथा और समुच्चय बोधक हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य, जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में पिता ने समझाया तथा जो कल घर आया था प्रधान उपवाक्य हैं, जो क्रमशः सदा सत्य बोलना चाहिए तथा वह बाहर खड़ा है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हैं। अतः ये मिश्र वाक्य है। ध्यान दीजिए, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु, तथा आदि समुच्चय बोधकों द्वारा जोड़ा जाता है। सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहां, की आदि का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले विधानवाचक। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। वह मेरी सहेली है, इसमें बात का होना। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, काम का होना। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, काम का ना होना। सड़क पर मत भागो, काम का ना हो। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी से कोई भी सवाल करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अपना कमरा साफ करो और तुम अभी बाजार चले जाओ। विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे ये क्या कर डाला, वाह क्या दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह श्रीनगर चला गया होगा, शायद कल हम मेट्रो की सवारी करें। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ये आशीर्वाद हुआ। भारत प्रगति करता रहे, ये हमारे मन में कामना है। ठीक है, ये आशीर्वाद है और ये कामना है। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा,
मन लगाकर पढ़ोगे तभी अंक ला पाओगे। वाक्य परिवर्तन रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय, बोधक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन न हो जाए। आइए कुछ उदाहरण देखिए। सरल, मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है। ये सिंपल सेंटेंस से सरल वाक्य है। संयोग, मेरी माँ के पास एक हार है और वो सुंदर है, तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ दिया गया। मिश्र, मेरी माँ के पास जो हार है वो सुंदर है, इस ये मिश्र यानी मिक्स बना दिया। अगला देखिए, प्राची फल खरीदने बाजार जा रही है। संयुक्त में, प्राची बाजार जा रही है और वह फल खरीदेगी। मिश्र में, प्राची बाजार जा रही है ताकि फल खरीद सके। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। छात्र लेख लिखेगा, विधानवाचक। छात्र लेख नहीं लिखेगा, निषेधवाचक। क्या छात्र लेख लिखेगा, प्रश्नवाचक। छात्र लेख लिखो, आज्ञावाचक। अरे छात्र लेख लिखेगा, विस्मयवाचक। छात्र लेख लिखेगा तो सीखेगा, संकेतवाचक। शायद छात्र लेख लिखे, संदेहवाचक। छात्र लेख लिखे, इच्छावाचक। आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।